गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट तृतीय थर्ड ईयर में पाश्चात्य राजनीतिक विचारों में आगे बढ़ते हुए अरस्तु के न्याय संबंधी विचार है इसका अध्ययन करेंगे कि अरस्तु ने अपने न्याय संबंधी विचार हैं उनको किस प्रकार से स्पष्ट किया है। सबसे पहले अपन देखते हैं न्याय का अर्थ। अरस्तु का मत था कि जैसे इनके गुरु प्लेटो हैं, उन्होंने रिपब्लिक में न्याय का सिद्धांत है वो काफ़ी विस्तृत दिया था और हम देख रहे थे उसमें कि समाज के तीनों वर्गों को अपना अपना कार्य करना चाहिए, यही न्याय है। समाज में स्त्री और पुरुष है, दोनों को बराबर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यही न्याय है। समाज में तीनों वर्ग हैं वो अपने अपने कामों को करें, दूसरे कामों में हस्तक्षेप नहीं करें, हस्तक्षेप का सिद्धांत न्याय है। तो अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, यही न्याय है। ये बहुत कुछ बातें हैं वो प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में कही थी। तो उनके जो शिष्य हैं अरस्तु, उन्होंने अपने प्रमुख ग्रंथ जो उनका पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स में न्याय संबंधी विचारों को दिया है और न्याय संबंधी विचारों को प्रदान करते हुए उन्होंने न्याय का अर्थ बताया है। न्याय का अर्थ बताते हुए अरस्तु कहते हैं कि किसी भी नेक कार्य को व्यवहार में लाना या किसी नेक कार्य को व्यवहार में परिणत करना ही न्याय है। फिर वापिस सुनिएगा कि किसी भी नेक कार्य को व्यवहार में परिणत करना या व्यवहार में लाना ही न्याय है। हम किसी भी प्रकार का कुछ अच्छा सोचें या अच्छा काम करें तो हमें उसको व्यवहार में भी प्रदर्शित करना चाहिए कि वास्तव में हम व्यावहारिक रूप से भी इस प्रकार का अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो वही अरस्तु के अनुसार क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य का जो प्रमुख उद्देश्य होता है या समाज का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है लोक कल्याण की प्राप्ति करना या जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करना। जिस राज्य में जिस समाज में जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण होगा तो समझ लीजिए वहाँ पर न्याय देखने को मिलेगा। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा है कि न्याय समस्त गुणों का समूह है। न्याय समस्त गुणों का क्या है? समूह है। अर्थात राज्य में समाज में रहने वाले जितने भी जो लोग होते हैं, चाहे वो राजा से लेकर प्रजा तक है, वो सारे के सारे अपने अपने जो गुण हैं उसका प्रदर्शन करें। तो मान लो जनता है, उसके गुण हैं, राजा के गुण हैं, उन सभी गुणों का जब एक योग बन जाएगा प्रजा और राजा का तो एक समूह बन जाएगा और ऐसा जो समूह होता है वही क्या हो जाता है? न्याय हो जाता है। कहते हैं ये न्याय होता है, ये समस्त गुणों का क्या होता है? समूह होता है जो जनता का कल्याण या प्रजा का जो कल्याण है वो करता है। आगे चल के अरस्तु हैं, उन्होंने न्याय के प्रकार बताए हैं या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि उन्होंने न्याय का क्या बताए हैं? भेद बताए हैं कि न्याय के क्या भेद होते हैं। दो प्रकार के जो भेद हैं या दो प्रकार है न्याय के, वो अरस्तु ने प्रमुख रूप से बताए हैं। एक तो होता है सामान्य न्याय, एक तो होता है सामान्य न्याय और दूसरा वाला होता है विशेष न्याय। एक तो होता है सामान्य न्याय और दूसरा वाला होता है विशेष न्याय। हम सामान्य न्याय को जानेंगे कि सामान्य न्याय क्या होता है। अरस्तु का मत है कि सामान्य न्याय से तात्पर्य है पड़ोसी के प्रति किए जाने वाले अच्छे कार्य या पड़ोसी के प्रति किए जाने वाले भलाई के समस्त कार्य। अर्थात कि हम अपने पड़ोसियों के प्रति अगर कोई भलाई का कार्य करते हैं या उनके प्रति अच्छा कार्य करते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि ये न्याय है, क्योंकि इसमें नैतिकता विद्यमान हो जाती है कि हम अपने साथ साथ में पड़ोसियों के प्रति भी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ में अच्छा आचरण कर रहे हैं। दूसरा वाला जो इसमें प्रकार आता है वो आता है विशेष न्याय। विशेष न्याय से तात्पर्य अरस्तु का था कि इसमें एक आनुपातिक समानता होती है, अर्थात आनुपातिक समानता ही विशेष न्याय होता है। फिर सुनिएगा आप कि आनुपातिक समानता ही विशेष न्याय होता है। अर्थात अरस्तु का ये कहना कि समाज में या राज्य में
जिस व्यक्ति को जो मिलना चाहिए, जो जिसको डिजर्व करता है, जो अच्छे कार्य करता है और ये माना जाता है कि इस व्यक्ति ने कोई नेक काम किया है, इस व्यक्ति ने अपनी अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है, तो इसी को वो वितरण करना चाहिए। किसी भी प्रकार का राजा शासक वितरण करे तो इसी को मिलना चाहिए, क्योंकि इसने सही काम किया है। और अगर मान लो इसको न मिलकर इसको मिल जाए तो यह अन्याय हो जाएगा। अतः यहाँ पर जो वितरण किया जाता है, समान वितरण किया जाता है, वो उसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है वो चीज़ उसी को मिलनी चाहिए। इसी को उन्होंने विशेष न्याय की संज्ञा प्रदान की है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके और इसको समझाऊंगा तो आपके और ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आनुपातिक समानता के आधार पर सभी को अनुपात के आधार पर जो मिलना चाहिए वो डिजर्व करता है, वो उसको मिलना ही चाहिए। इसी से तात्पर्य अरस्तु ने विशेष न्याय से लिया है। इस विशेष न्याय को भी दो रूपों में बांटा गया है। एक तो होता है वितरणात्मक न्याय और दूसरा होता है संशोधनात्मक न्याय। विशेष न्याय के दो प्रकार और होते हैं, दो भेद और होते हैं। पहला वाला जो है इसमें वितरणात्मक न्याय और दूसरा वाला है इसमें संशोधनात्मक या सुधारात्मक न्याय। इसको सुधारात्मक न्याय कहा जाता है। अपन सबसे पहले वितरणात्मक न्याय को देखते हैं कि ये क्या है, और फिर इसमें विभिन्न प्रकार के जो विचार हैं, 3 प्रकार के जो विचार हैं उनको भी अपन देखेंगे कि अभिजन तंत्रवादी क्या कहते हैं, धनिक तंत्रवादी क्या कहते हैं, समूह तंत्रवादी क्या कहते हैं। क्योंकि ये शासन के प्रकार हैं, ये शासन होते ही हैं और इसमें न्याय है, उसमें किसको वितरण है वो होना चाहिए। यहाँ पे वितरणात्मक न्याय में अरस्तु का ये कहना है कि राज्य में जब भी शासक पद का वितरण करे, पुरस्कार का वितरण करे, सम्मान का वितरण करे, एक शासक राज्य में किसी भी प्रकार के पदों का वितरण करे, पुरस्कारों का वितरण करे या सम्मान का वितरण करे, यानी कि पद, सम्मान, पुरस्कार का जब वितरण करे तो न्यायपूर्ण रीति से करे। अर्थात राजा को ये देखना चाहिए, शासक को ये देखना चाहिए कि जो जिस चीज़ के योग्य है उसको ही पद प्रदान करे, जो पुरस्कार के योग्य है उसको ही पुरस्कार प्रदान करे, जो सम्मान के योग्य है उसको ही सम्मान प्रदान करे। अब अपन इस चीज़ को दूसरे रूप में कहें कि जो जिस पद का योग्य है, अगर मान लो उसको पद न देकर किसी दूसरे को दे दिया जाए तो यह न्याय होगा? ये न्याय नहीं होगा। जो जिसको पुरस्कार मिलना चाहिए वो पुरस्कार उसको ही मिलना चाहिए, किसी दूसरे को पुरस्कार मिलेगा तो वो भी अन्याय होगा। जिसको सम्मान मिलना है उसी को सम्मान मिलना चाहिए। अगर मान लो सम्मान न मिलके उसका अपमान किया जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ भी अन्याय होगा। अतः जो वितरणात्मक न्याय है इसमें राजा को चाहिए कि वो पद, पुरस्कार और सम्मान है उसका उचित रूप में वितरण करे, तभी जाकर यहाँ पर जो न्यायपूर्ण व्यवस्था होती है। इसी के साथ साथ में जो वितरणात्मक न्याय है इसमें 3 प्रकार की जो विचार हैं वो आते हैं। अब आप देखिए कि तीनों जो प्रकार के विचार हैं वो इस संबंध में क्या क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो अभिजन तंत्रवादी हैं। अभिजन कौन होते हैं? अभिजन वो होते हैं जो समाज के बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो समाज में सर्वोच्च होते हैं, जो समाज में उच्च होते हैं, ये अभिजन होते हैं। तो ये जो अभिजन तंत्रवादी हैं वो ये कहते हैं कि सदाचारी व्यक्ति, समाज में सदाचारी व्यक्ति या राज्य में सदाचारी व्यक्ति अपने सदाचार से राज्य को लाभ प्रदान करता है या समाज को लाभ प्रदान करता है। अतः राज्य की शक्ति और पद उन सदाचारी व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए, तभी यहाँ पर न्याय होगा। तो यहाँ अभिजन तंत्रवादियों को क्या कहते हैं कि सदाचारी व्यक्ति अपने सदाचार के माध्यम से राज्य या समाज का उत्थान करते हैं या समाज को लाभ पहुँचाते हैं, तो फिर पद, पुरस्कार और सम्मान का वितरण है वो उन्हीं को मिलना चाहिए, अभिजनवादियों को ही मिलना चाहिए। दूसरी जो बात आती है इसमें धनिक तंत्रवादी, ये क्या कहते हैं?
धनिक तंत्रवादी ये कहते हैं कि धनिक व्यक्ति अपने धन के माध्यम से राज्य और समाज को योगदान देते हैं। धनिक व्यक्ति जो होते हैं वो अपने धन के माध्यम से राज्य और समाज को अपना योगदान देते हैं। अतः जो पद, पुरस्कार और सम्मान है वो धनिक व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए, तो वहाँ पर न्याय हो जाता है। तीसरी जो थॉट आती है समूहतंत्रवादी, या हम ये कहें कि स्वतंत्रतावादी भी होते हैं या लोकतंत्रवादी भी होते हैं, प्रजातंत्रवादी भी होते हैं। ये समूहतंत्रवादी क्या कहते हैं कि राज्य में जो भी पद और पुरस्कार या सम्मान का वितरण है वो स्वतंत्रता और समानता के आधार पर मिलना चाहिए। अर्थात सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं और सभी व्यक्ति समान हैं, तो सभी को समान मानते हुए ये देखना चाहिए कि किस व्यक्ति ने किस प्रकार का उचित कार्य किया है, तो फिर समान मात्रा में ही सभी को बराबर का लाभ प्रदान करना चाहिए। यानी कि सभी को समान रूप से पद भी दिया जाना चाहिए, सभी को समान रूप से पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए और सभी को समान रूप से सम्मान भी प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसमें असमानता नहीं होगी, क्योंकि अरस्तु ने यह भी कहा था कि जहाँ असमानता होती है वो क्रांति की जननी होती है। अतः असमानता नहीं करनी चाहिए। जब अन्याय होता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर क्रांति को जन्म मिल जाता है। अतः पद, पुरस्कार और सम्मान है उसका लाभ है वो समान रूप से सभी को मिलना चाहिए। अब यहाँ पर क्या क्या कहते हैं अरस्तु कि आप देखिए कि इन्हीं से उत्कृष्टता और निकृष्टता की बात आती है। अगर मान लो ये माने कि राज्य में जो वितरण किया गया है राजा के द्वारा वो न्याय संगत वितरण किया गया है, तो वो शासन व्यवस्था उत्कृष्ट है। अगर न्याय संगत वितरण किया गया है तो वो शासन व्यवस्था कैसी कहलाती है? उत्कृष्ट कहलाती है। और अगर मान लो न्याय संगत वितरण नहीं किया गया है, फिर मैं कहूँगा कि जिसको जो मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिलता है और किसी दूसरे को वो मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वो न्याय नहीं होता है, अन्याय हो जाता है। तो उस स्थिति में हम उस शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे? निकृष्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? निकृष्ट कहेंगे। तो अब कोई शासन व्यवस्था उत्कृष्ट है, ये कह दिया कि वो शासन व्यवस्था तो उत्कृष्ट है और वो शासन व्यवस्था निकृष्ट है, तो उसको उत्कृष्ट और निकृष्ट क्यों बता दिया? इसका आधार क्या बन गया? न्याय बन गया। इसका पूरा जो आधार है वो क्या बन गया? न्याय। तो न्याय के आधार पर ही हम किसी भी शासन व्यवस्था को उत्कृष्ट भी कह सकते हैं और निकृष्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो अरस्तु हैं वो काफ़ी हद तक अपनी सोच को दर्शाते भी हैं और वितरणात्मक न्याय है उसमें तर्क वितर्क करते हुए अंतिम रूप से वो ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में होती है। अतः जनता के हाथ में ही जो शासक होता है उसको चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अगर जनता को शासक को चुनने का अधिकार दिया जाएगा तो ये जनहित में होगा और जनता के साथ में न्याय भी किया जाएगा। तो यही सिद्धांत है वो वर्तमान लोकतांत्रिक शासनों में अच्छा हो सकता है, इसको स्वीकार किया जा सकता है। और अगर लोकतांत्रिक शासनों में थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में ही किसी शासक को चुनने का अधिकार दे दिया जाए तो फिर वो न्याय नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? अन्याय हो जाता है। इसको अरस्तु है वो सार्वभौमिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात जनता के हाथ में जो शक्ति होती है या जनता के हाथ में ही शासक को चुनने की शक्ति होती है, शासन चलाने की शक्ति होती है, उसको वो सार्वभौमिकता का सिद्धांत वो भी कहते हैं। ठीक है, ये अपना वितरणात्मक न्याय है, इसको मैंने आपको स्पष्ट किया। अब अपन दूसरा वाला जो न्याय है उस पर पहुँचेंगे, वो है संशोधनात्मक या सुधारात्मक न्याय। यानी कि ये इससे क्या तात्पर्य है? संशोधनात्मक न्याय या सुधारात्मक न्याय। इसमें ये कहा गया है कि एक नागरिक है, अरस्तु का ये कहना है कि एक जो नागरिक होता है
वो दूसरे नागरिक है उसके संबंध को निश्चित करता है। ऐसा होता भी है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या एक नागरिक दूसरे नागरिक के संबंधों को नियंत्रित करता है। और राज्य के विभिन्न सदस्यों के बीच में जब किसी भी प्रकार के पारस्परिक संबंध होते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में, कुछ व्यक्तियों के बीच में या बहुत व्यक्तियों के बीच में आपसी संबंध होते हैं, समाज में देखने को मिलते हैं, राज्य में देखने को मिलते हैं, तो वो पारस्परिक जो संबंध होते हैं वो उचित होने चाहिए। और पारस्परिक संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। यहाँ मैं आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि अपन ये देखें कि दो व्यक्ति हैं जो किसी भी प्रकार से पैसे का लेन देन कर रहे हैं या उनके बीच में अन्य प्रकार का कोई संबंध है, अन्य प्रकार का कोई व्यवहार है, एक दूसरे से उन्होंने कोई वैवाहिक संबंध कर लिए या उनके किसी भी प्रकार का कोई रक्त संबंध होता है, और मान लो वो संबंध है उनके बीच में सही चल रहे हैं तो सही है, फिर तो राज्य है वो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। और मान लो अगर उन संबंधों में किसी भी प्रकार की कुछ गड़बड़ी आ जाती है या समस्या उत्पन्न हो जाती है तो फिर उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अतः राज्य का ये दायित्व हो जाता है कि वो उन दोषों में सुधार करे, या जो व्यक्तियों ने किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित किया है उन संबंधों में वो सुधार कर दे, परिवर्तन कर दे, तो वो जो सुधार हो जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में जो व्यवहार है या संबंध है वो अच्छे स्थापित हो जाएंगे। इसी को अरस्तु क्या कहता है? संशोधनात्मक न्याय कहता है। अतः व्यक्तियों के बीच में निश्चित संबंध हैं, उनमें दोष उत्पन्न हो जाता है तो राज्य को चाहिए कि वो दोषों को दूर करके और व्यक्तियों के जो निश्चित संबंध होते हैं उनमें सुधार करे। इसी को अरस्तु ने सुधारात्मक न्याय है उसकी संज्ञा प्रदान की है। ये जो सुधारात्मक न्याय है इसको भी अरस्तु ने दो भागों में बांटा है। सुधारात्मक न्याय को अरस्तु ने दो भागों में बांटा है। एक तो होता है ऐच्छिक न्याय और दूसरा होता है अनैच्छिक न्याय। एक तो होता है ऐच्छिक न्याय और दूसरा होता है अनैच्छिक न्याय। ऐच्छिक न्याय से तात्पर्य अरस्तु का है कि जब लोग आपस में विभिन्न प्रकार की संधि और समझौते करते हैं, लोग हैं वो आपस में किसी भी प्रकार की संधि और समझौते करते हैं और मान लो कोई एक पक्ष उस संधि या समझौते को तोड़ देता है। लोग करते ही हैं संधि या समझौता किसी प्रकार का, समाज के द्वारा होता है, राज्य के द्वारा होता है। जब दोनों पक्ष किसी प्रकार का संधि और समझौता करते हैं और मान लो एक पक्ष मुकर जाए कि मैं तो इस संधि या समझौते पर अटल नहीं हूँ और उसको तोड़ने का प्रयास करता है तो फिर न्यायालय उसको ठीक कर देता है। यानी कि वो बात न्यायालय में जाएगी और न्यायालय देखेगा कि संधि या समझौते में क्या दोष उत्पन्न हुआ है, क्या त्रुटि उत्पन्न हुई है, तो वो उसको ठीक कर देता है। इसको क्या कहा जाता है? ऐच्छिक न्याय कहा जाता है। दूसरा वाला आता है इसमें अनैच्छिक न्याय। अनैच्छिक न्याय से तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति या कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक को कष्ट पहुंचाने का कार्य करता है। इस समाज में, राज्य में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं और एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने का भी वो कार्य करते हैं। तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने का कार्य करता है तो जिसको कष्ट पहुंचता है, जो पीड़ित होता है, वो राज्य के सामने, न्यायालय के सामने अपनी गुहार लगाता है कि ये व्यक्ति या ये नागरिक मुझे इस प्रकार का कष्ट प्रदान कर रहा है। तो फिर उसमें देखा जाता है कि वास्तव में इसके द्वारा इस व्यक्ति को कष्ट दिया गया है और फिर वो पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्रदान करता है और जो पीड़ा देता है उसको वो दंड प्रदान करता है। अर्थात पीड़ा देने वाले को दंड प्रदान करना और जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ में न्याय प्रदान करना, यही क्या होता है? अनैच्छिक न्याय होता है। इसमें एक व्यक्ति तो चाहता है कि मैं तो कष्ट देता ही रहूँगा और कोई सुनवाई इसकी नहीं होनी चाहिए, उसकी इच्छा कहाँ है इस चीज़ की, लेकिन फिर भी न्यायालय होता है या राज्य होता है वो उसकी सुनवाई करता है, उसकी जो कष्ट है, उसकी पीड़ा है उसको देखता है और फिर पीड़ित व्यक्ति को वो न्याय प्रदान
करता है। तो इस मात्रा में जो संशोधनात्मक न्याय होता है उसमें वही स्थिति है वो राज्य में उत्पन्न हो जाती है जिसमें अरस्तु ये कहता है कि नैतिकता का आधार होना चाहिए, नेक कार्य होने चाहिए और नेक कार्यों को व्यावहारिक रूप में व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, परिणत करना चाहिए, या नेक कार्यों को राज्य समाज को व्यावहारिक रूप में परिणत करना चाहिए। इसी से तात्पर्य अरस्तु का न्याय है और अरस्तु ने अपनी पॉलिटिक्स में इसी प्रकार से न्याय संबंधी अपने विचारों को दिए हैं। फिर अपन शॉर्ट में कि अरस्तु के न्याय संबंधी विचार हैं उसके दो भेद हैं, एक तो सामान्य न्याय और दूसरा विशेष न्याय। सामान्य न्याय है विशेष न्याय है, उसमें उन्होंने दो प्रकार के भेद बताए हैं, एक तो वितरणात्मक न्याय है और दूसरा संशोधनात्मक न्याय है। वितरण का तात्पर्य है कि समाज में पद, पुरस्कार और सम्मान का वितरण होना चाहिए। अभिजनवादी कहते हैं कि सदाचार के आधार पर वितरण हो, धनिक तंत्रवादी कहते हैं कि धन के आधार पर वितरण हो और समूह तंत्रवादी कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता के आधार पर वितरण हो। संशोधनात्मक या सुधारात्मक न्याय में ये कहा जाता है कि दोष उत्पन्न होने पर न्यायालय को या राज्य को सुधार करना चाहिए। इसमें दो प्रकार के भेद बताए हैं, एक तो ऐच्छिक न्याय है। इसमें ऐच्छिक न्याय से तात्पर्य ये है कि विभिन्न प्रकार की संधि और समझौते को जब तोड़ दिया जाता है तो न्यायालय उसको दुरुस्त करता है। और अनैच्छिक न्याय उससे तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कष्ट पहुंचाता है तो पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्रदान करना और पीड़ा देने वाले को कष्ट प्रदान करना, यही न्याय है। धन्यवाद। आप देखते रहिएगा, आगे भी अपन अध्ययन करवाते रहेंगे।